जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि आरएसएस या संघ के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आरएसएस भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। इसके अलावा आरएसएस आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। दोस्तों, कल यानी 12 अक्टूबर विजयादशमी के दिन आरएसएस ने अपनी 99वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों, इसका मतलब यह कि आरएसएस को स्थापित हुए 99 साल हो गए। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने 25 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही की थी। दोस्तों, ऐसे में आइए अखबार में छपे एक आर्टिकल के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में, कि उसकी स्थापना कैसे हुई, किसने की, इन सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अखबार लिखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 99 साल का हो गया। वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। आज संघ के लाखों स्वयंसेवक हैं और संघ के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत दुनिया के 39 देशों में उसकी शाखाएं लगती हैं। 99 वर्षों के इस सफर में 3 बार संघ पर बैन लगाया गया। संघ प्रमुख को जेल तक जाना पड़ा। इस लेख के माध्यम से आइए संघ के बनने और उसके विस्तार की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, संघ के बनने की इस कहानी को शुरू करते हुए अखबार वर्ष 1919 को याद करता है, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा ने मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को सत्ता से हटा दिया था। इसका दुनिया भर के मुसलमानों ने विरोध किया। उस समय गुलाम भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। आगे अखबार लिखता है, शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के 2 भाइयों ने लखनऊ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। मकसद था खलीफा को तुर्की के सिंहासन पर दोबारा बैठाना। जल्द ही देश भर के मुसलमान इस आंदोलन से जुड़ गए। अखबार लिखता है कि ये वो दौर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ था। देश भर में रोलेट एक्ट यानी कि बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में बंद करने की ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों का विरोध हो रहा था। अखबार लिखता है कि 4 साल पहले यानी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए थे। खिलाफत आंदोलन को उन्होंने एक मौके के रूप में देखा। इसके जरिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता है। अखबार लिखता है कि इसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया, जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है उसी तरह मुस्लिमों के लिए खलीफा। डॉक्टरी पढ़कर के नए नए कांग्रेसी बने नागपुर के केशव बलराम हेडगेवार को महात्मा गांधी का यह फैसला सही नहीं लगा। अखबार लिखता है कि हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले सीपी भीसीकर अपनी किताब केशव संघ निर्माता में लिखते हैं कि हेडगेवार ने गांधी से कहा कि खलीफा का समर्थन करके मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि देश से पहले उनका धर्म है। कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी ने हेडगेवार की बात नहीं मानी और खिलाफत आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी। अखबार लिखता है कि न चाहते हुए भी हेडगेवार इस आंदोलन से जुड़े रहे और उग्र भाषण देने की वजह से अगस्त 1921 से जुलाई 1922 तक जेल में भी रहे। अगस्त 1921 खिलाफत आंदोलन केरल पहुंचा, जहां के मालाबार इलाके में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच झड़प हो गई, जो जल्द ही एक बड़े दंगे में तब्दील हो गई। अखबार लिखता है कि इस दंगे में 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस दंगे का जिक्र करते हुए अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि इस विद्रोह का मकसद ब्रिटिश हुकूमत को खत्म कर इस्लाम राज्य की स्थापना करना था। तब जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, मंदिर ढाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। भीमराव अम्बेडकर ने खिलाफत आंदोलन पर सवाल उठाते हुए लिखा कि यही गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की कोशिश है। क्या फल मिला इस कोशिश का? आगे का लिखता है कि कांग्रेस अध्यक्ष रही एनी बेसेंट दंगों के बाद मालाबार गई। उसके बाद उन्होंने एक अखबार में आर्टिकल लिखा कि अच्छा होता अगर महात्मा गांधी मालाबार जाते, वे अपनी आंखों से उस भयावहता को देख पाते जो उनके प्रिय भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खड़ी की है। 2 साल बाद यानी वर्ष 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। अखबार लिखता है कि कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को उम्मीद थी कि कांग्रेस इसके विरोध में आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन और मालाबार हिंसा से नाराज डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के मन में अब हिंदुओं के लिए अलग संगठन तैयार करने का ख्याल आने लगा। अखबार लिखता है कि तब तक में देश में हिंदू महासभा का गठन हो चुका था और हेडगेवार के मेंटोर रहे डॉक्टर BS मुंजे हिंदू महासभा के सचिव थे। कुछ समय के लिए डॉक्टर हेडगेवार हिंदू महासभा से जुड़े भी थे, लेकिन उन्हें यह संगठन राज नहीं आया था। हेडगेवार का मानना था कि हिंदू महासभा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदू हितों से समझौता कर लेगी। दोस्तों, उन दिनों नागपुर सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत के दूसरे हिस्सों को नापने के लिए नागपुर को 0 माइल पॉइंट बनाया था। आज भी 0 माइल पर एक स्तंभ और 4 घोड़ों की प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, फिर वह तारीख आती है 27 सितंबर 1925। उस दिन विजयादशमी थी। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर में शुक्रवारी में एक बैठक बुलाई और कहा कि आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर BS मुंजे, LP परांजपे और BB थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ, जिसे आज हम और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नाम से जानते हैं। अखबार आगे लिखता है कि शुरुआत में संघ के सदस्यों को सभासद कहा जाता था। हफ्ते में 2 दिन रविवार और गुरुवार को सभी सदस्य एक खास जगह इकट्ठा होते थे। रविवार को वो कसरत करते थे और गुरुवार को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस कार्यक्रम को शाखा नाम दिया गया। शाखा संघ की पहली और सबसे अहम इकाई है।
अखबार लिखता है कि संघ की बैठकों में आने वाले युवा डॉक्टर हेडगेवार से पूछते थे कि अपने संघ का नाम क्या है। तब हेडगेवार को लगा कि संगठन का नामकरण करना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई और बैठक में इसके लिए 3 नाम सुझाए गए: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। 25 में से 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना और 17 अप्रैल 1926 को संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS कर दिया गया। संघ के सदस्यों की पहचान स्वयंसेवक के रूप में होने लगी। आगे अखबार लिखता है कि इसी साल RSS ने रामनवमी के दिन एक बड़ा कार्यक्रम किया। संघ के स्वयंसेवक खाकी शर्ट, खाकी पैंट और खाकी कैप और बूट में नजर आए। यह संघ की शुरुआती यूनिफॉर्म थी। जैसे जैसे संघ में आने वाले स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ने लगी, डॉक्टर हेडगेवार को लगने लगा कि हफ्ते में 2 दिन की बजाय नियमित शाखा की शुरुआत होनी चाहिए। अब इसके लिए जगह की तलाश की जाने लगी। अंत में नागपुर के मोहिते का बाड़ा मैदान को चुना गया। 18 मई 1926 से संघ की नियमित शाखा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आगे अखबार लिखता है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तब संघ के स्वयंसेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार से पूछा कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं। कुछ स्वयंसेवकों ने संघ की ड्रेस में भगवा ध्वज लेकर आंदोलन में शामिल होने की इच्छा थी। हेडगेवार ने कहा कि आंदोलन जिस बैनर तले हो रहा है वो ठीक है। अगर संघ की ड्रेस में या भगवा ध्वज लेकर कोई शामिल होगा तो विवाद होगा। अंग्रेज हमारे संगठन पर रोक लगा सकते हैं, इसलिए जिसे शामिल होना है वह व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में शामिल होगा। बतौर संगठन RSS इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हेडगेवार इस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। करीब 9 महीने वे जेल में रहे। तब LV परांजपे को सर संघचालक की जिम्मेदारी दी गई थी। आगे अखबार लिखता है कि जंगल सत्याग्रह से सजा काट कर लौटने के बाद मोहिते का बाड़ा के मालिक साहूकार गुलाब ने संघ की शाखा लगाने से मना कर दिया। इसके बाद भोसले संस्थान के हाथी खाना में संघ की शाखा लगने लगी। बाद में यह जगह भी छोड़नी पड़ी और महाराज भोसले के तुलसी बाग में संघ की शाखा लगने लगी। इसी बीच वर्ष 1941 में साहूकार गुलाब राय कर्ज में फंस गए और 30 जून 1941 को माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के नाम से पूरा मोहिते का बाड़ा खरीद लिया गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं संघ विस्तार की स्ट्रेटजी। अखबार लिखता है कि डॉक्टर हेडगेवार मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को नागपुर से बाहर पढ़ने की सलाह देते थे। वे युवाओं से कहते थे कि अपने अपने कॉलेज में शाखा लगाइए और साथियों को संघ से जोड़िए। छुट्टियों में जब वे नागपुर आते थे युवा लोग, तो हेडगेवार उनसे शाखा के बारे में फीडबैक लेते थे। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी थी। दूसरे संघ प्रमुख गोलवलकर वाराणसी की इसी शाखा से संघ में जुड़े थे। अखबार लिखता है कि डॉक्टर हेडगेवार की एक और रणनीति थी। शाखा में नियमित नहीं आने वाले लड़कों से मिलने के लिए वे उनके घर जाते थे। हेडगेवार की बातचीत से प्रभावित होकर कई परिवार खुद ही अपने बच्चों को शाखा में भेजने लगे। इससे दिन पर दिन संघ में आने वाले स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ने लगी। आगे अखबार लिखता है कि स्वयंसेवक कौन होते हैं, शाखा कौन चलाता है और संघ की फंडिंग कैसे होती है और RSS का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, आइए जानते हैं। स्वयंसेवक। अखबार लिखता है कि संघ के संविधान के आर्टिकल 6 के मुताबिक 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का हिंदू युवक संघ का स्वयंसेवक होगा। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उन्हें बाल स्वयंसेवक कहा जाता है। संघ के मुताबिक देश भर में 73,000 से ज़्यादा शाखा है। इसमें ज़्यादातर शाखा सुबह की और कुछ शाखाएँ शाम की हैं। शाखा के लिए हर दिन 1 घंटे का वक्त तय होता है। भगवा ध्वज को प्रणाम करने के साथ शाखा की शुरुआत होती है और संघ प्रार्थना के बाद समाप्ति होती है। हर स्वयंसेवक किसी न किसी शाखा से जुड़ा होता है, वहीं उसकी पहचान होती है। हालांकि उसके पास कोई ऑफिशियल पहचान पत्र नहीं होता है। शाखा को चलाने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की होती है। वह शाखा से जुड़े स्वयंसेवकों की डिटेल रखता है। आजकल हर शाखा का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए। अखबार आगे लिखता है कि विदेशों में संघ की शाखाएं हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से चलाई जाती हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। संघ की ट्रेनिंग। संघ में अलग अलग लेवल पर स्वयंसेवकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसके लिए संघ शिविर या कैंप लगाया करता है। यह कैंप 1 दिन से लेकर के महीने दिन तक का हो सकता है। ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले स्वयंसेवक अपने साथ कपड़े, बर्तन, चटाई, चादर भी लेकर जाते हैं। एक शिविर के लिए हर स्वयंसेवक से 100 से 200 रुपये की फीस ली जाती है। अखबार लिखता है कि संघ का पहला ट्रेनिंग कैंप 1927 में नागपुर में लगा था, जो 1 मई से 10 जून यानी 40 दिनों तक चला था। तब इसे समर कैंप कहा जाता था। वर्ष 1950 के बाद इसका नाम संघ शिक्षा वर्ग हो गया। संघ की ट्रेनिंग के 5 स्टेज। प्राथमिक शिक्षा वर्ग 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। प्रथम वर्ष 20 दिनों की ट्रेनिंग प्रांत लेवल पर, द्वितीय वर्ष 20 दिनों की ट्रेनिंग क्षेत्र लेवल पर और तृतीय वर्ष 25 दिनों की ट्रेनिंग RSS के मुख्यालय नागपुर में ही होता है। संघ ने संगठन के हिसाब से देश को 44 प्रांतों और 11 क्षेत्रों में बांट रखा है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार, दोस्त और सबसे हर तरह से दूर रहते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं संघ का ड्रेस कोड। तो अखबार लिखता है कि शुरुआत में RSS की यूनिफॉर्म खाकी शर्ट, खाकी निकर और खाकी टोपी थी। वर्ष 1930 में संघ ने बदलाव करते हुए खाकी टोपी की जगह काली टोपी कर दिया। वर्ष 1939 में संघ ने अपनी शर्ट का रंग खाकी से बदलकर सफ़ेद कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया कि ब्रिटिश सेना की शर्ट का रंग भी खाकी था। वर्ष 1973 में संघ ने चमरौंदे बूट और लंबे मोजे की जगह पर सामान्य जूते और मोजे शामिल किए। वर्ष 2010 में संघ ने चमड़े की बेल्ट की जगह पर कैनवास बेल्ट का इस्तेमाल शुरू करा और वर्ष 2016 में RSS ने अपने ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव करते हुए खाकी हाफ पैंट की जगह पर गहरे भूरे रंग की फुल पैंट को शामिल कर लिया। संघ की प्रार्थना। दोस्तों, संघ की प्रार्थना के बारे में अखबार लिखता है कि संघ की शुरुआती प्रार्थना मराठी, हिंदी में थी।
भारत माता की जय के साथ प्रार्थना की शुरुआत होती थी और स्वामी रामदास महाराज की जय के साथ समाप्त होती थी। वर्ष 1939 में संघ की प्रार्थना बदल करके संस्कृत में हो गई, जिसकी शुरुआत नमस्ते सदा वत्सल्य से होती और समाप्ति भारत माता की जय के साथ होती। संघ की प्रार्थना का संस्कृत अनुवाद प्रोफेसर नरहरि नारायण भिड़े ने किया। वर्ष 1939 में पुणे में संघ के कैंप में पहली बार इसे गाया गया था। संघ की प्रार्थना को संस्कृत में करने के पीछे तर्क दिया गया कि गैर मराठी भाषी इसे नहीं समझ पाते थे। संघ के त्यौहार। तो अखबार लिखता है कि हर साल आरएसएस 6 त्यौहार मनाता है। वर्ष प्रतिपदा यानी कि हिंदू नववर्ष, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और विजयादशमी का उत्सव। संघ की फंडिंग कैसे? दोस्तों, इसके बारे में अखबार लिखता है वर्ष 1928 में संघ ने अपनी गतिविधियों के लिए गुरु दक्षिणा की शुरुआत की। पहली बार 84 रुपये इकट्ठे हुए थे। संघ के संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन संघ के प्रत्येक शाखा पर दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयंसेवक भगवाध्वज को गुरु मानकर अपनी इच्छा के अनुसार दान देते हैं। अगर रकम 20,000 रुपये से ज़्यादा हुई तो चेक के माध्यम से दान दिया जाता है। हालांकि यह चेक किसके नाम पर होता है, इसकी जानकारी अत्यंत ही गोपनीय होती है। अखबार लिखता है कि इस दक्षिणा को मेंटेन करने के लिए संघ की इंटरनल ऑडिट टीम है। संघ की भाषा में इसे निधि प्रमुख कहा जाता है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल और प्रांतीय कार्यकारी मंडल ही तय करते हैं कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कब और कैसे करना है। अब आइए जानते हैं आरएसएस का वर्किंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, आरएसएस के वर्किंग स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होते हैं सर संघ चालक या संघ प्रमुख, और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मोहन भागवत आरएसएस के सर संघ चालक हैं। उसके बाद होते हैं सर कार्यवाह यानी सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे सर कार्यवाह यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फिलहाल में 6 हैं। आगे अखबार लिखता है कि संघ के संविधान के आर्टिकल 12 में संघ प्रमुख का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सर संघ चालक केंद्रीय कार्यकारी मंडल यानी संघ की सुप्रीम बॉडी की सहमति पर अगले यानी कि नेक्स्ट सर संघ चालक की नियुक्ति करेगा। वर्ष 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ तो उनकी लिखी हुई एक चिट्ठी पढ़ी गई। उसमें अगले सर संघ चालक के लिए माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरु जी का नाम लिखा था। इसी तरह वर्ष 1973 में गोलवलकर के निधन के बाद चिट्ठी के जरिए बाला साहब देवरस संघ के प्रमुख बने। वर्ष 1994 में राजेंद्र सिंह संघ प्रमुख बने। यह पहली बार था जब सर संघ चालक के जीवित रहते ही नए संघ प्रमुख की घोषणा हुई थी। बाला साहब देवरस ने अपनी बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह को संघ का प्रमुख बनाया था। संघ का संविधान। दोस्तों, आगे खबर बताता है कि संघ का अपना संविधान भी है, जिसे 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार के आदेश पर संघ ने तैयार किया था। संघ के मूल संविधान में प्रस्तावना और 25 अनुच्छेद हैं। इसमें संघ का नाम, उद्देश्य, फंडिंग, संघ प्रमुख, सर कार्यवाह और संगठन के वर्किंग स्ट्रक्चर का जिक्र है। संघ की प्रस्तावना में कहा गया है संघ हिंदुओं के बीच संप्रदाय, आस्था, जाति पंथ की विविधताओं और राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई मतभेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करेगा। आर्टिकल 4 में संघ की नीतियों का जिक्र किया गया है। इसमें साफ लिखा है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेगा। संघ के संविधान के आर्टिकल 5 में संघ के भगवा ध्वज का जिक्र है। आर्टिकल 12 में संघ प्रमुख और आर्टिकल 14 में केंद्रीय कार्यकारी मंडल का जिक्र है। केंद्रीय कार्यकारी मंडल संघ की सुप्रीम बॉडी होती है। आर्टिकल 17 में संघ के प्रचारकों की नियुक्ति का जिक्र है, जबकि आर्टिकल 22 में फंडिंग का और आर्टिकल 25 के मुताबिक केंद्रीय कार्यकारी मंडल को संघ के संविधान के आर्टिकल्स की व्याख्या और संशोधन करने का अधिकार है। इसके लिए 2/3 प्रांतों का समर्थन होना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं संघ के प्रमुख आनुषंगिक संगठन यानी आरएसएस के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठन, जिसमें पहला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी यह आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। अखबार लिखता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ प्रमुख सहित कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे। संघ की गतिविधियां रुक गई थी। इसके बाद संघ ने अपनी कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए एबीवीपी की शुरुआत की। 9 जुलाई 1949 को इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। संघ के अंतर्गत आने वाला अगला संगठन है विश्व हिंदू परिषद। 29 अगस्त 1964 को उस समय के संघ प्रमुख गोलवलकर ने हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत की। अखबार लिखता है कि स्वामी चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद के पहले अध्यक्ष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के बाद देश भर में लोग विश्व हिंदू परिषद को जानने लगे। अगला संगठन है सेवा भारती। अखबार लिखता है कि वर्ष 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। आमतौर पर यह संगठन आदिवासियों और दलित बस्तियों में हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर काम करता है। अगला संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। अखबार लिखता है कि वर्ष 1952 में संघ के स्वयंसेवक बाला साहब देशपांडे ने छत्तीसगढ़ के जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत की। यह संगठन आदिवासियों के बीच काम करता है। ईसाई मिशनरियों के साथ इसका विवाद भी होता रहा है। अगला संगठन है भारतीय किसान संघ। अखबार लिखता है कि इसकी स्थापना मार्च 1979 में हुई थी। संघ के प्रचारक रहे दत्तोपंत टेंगड़ी ने किया था। उन्होंने ही भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच की शुरुआत की। भारतीय किसान संघ यानी BKS ने वर्ष 2021 में 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था। अगला संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो अखबार लिखता है कि इसकी शुरुआत यानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की शुरुआत वर्ष 2002 में तब हुई। इसे आरएसएस से प्रेरित संगठन बताया जाता है। इसमें संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार की भूमिका है। संघ ने उन्हें इसका मार्गदर्शक बनाया है। अगला संगठन है राष्ट्र सेविका समिति। तो अखबार लिखता है कि आरएसएस की महिला विंग का नाम है राष्ट्र सेविका समिति।
और 25 अक्टूबर 1936 को वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम केशव बलराम हेडगेवार ने रखा था। विदेशों में संघ की शाखा। दोस्तों अखबार लिखता है कि आज दुनिया के 39 देशों में संघ की शाखाएं लग रही हैं। विदेशों में संघ की शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलाई जाती है। संघ के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड सहित 39 देशों में इसकी शाखाएं लगती हैं। भारत में संघ की शाखा में खाकी रंग की निकर और सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी जाती है, लेकिन विदेशों में ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट पहनी जाती है। भारत में संघ की शाखाओं में भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, जबकि विदेशों में विश्व धर्म की जय का नारा लगाया जाता है। जिन देशों में शाखाएं लगाने की इजाज़त नहीं है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाखा लगती है। तो दोस्तों यह रही आरएसएस और उसकी स्थापना की कहानी। इस वीडियो में हमने अखबार में दिए एक आर्टिकल के माध्यम से आरएसएस के बारे में जानने की कोशिश की।